नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, हम सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि बच्चे हमारा चैप्टर क्या है। आप सभी लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, हमारा चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो बच्चे, मैं संसाधन एवं विकास में आपको मृदा संसाधन के बारे में बता रहा था और मैंने मृदा संसाधन बताते हुए आपको मृदा यानी मिट्टी के वर्गीकरण को बताया था। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो जो मैं आपको अंतिम मिट्टी पढ़ा रहा था, कल हमने देखा क्या वो पर्वत की मिट्टी जो थी उसके बारे में पूरा हमने सीखा था। तो बच्चे याद रखिएगा कि चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है? तो नाउ बच्चे याद रखिएगा कि मानवीय क्रियाकलाप ने भी कहीं ना कहीं प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, डिस्टर्ब किया है। तो बच्चे जरा इस बात को समझिए कि मृदा का वर्गीकरण हमने सीख लिया, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि मानवीय क्रियाकलाप, याद रखेंगे बच्चे, क्या मैंने कहा आपसे? मानवीय क्रियाकलाप। तो हमें यह देखना है कि मानवीय क्रियाकलाप में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिससे प्रकृति का संतुलन क्या हुआ है, भंग हुआ है। तो याद रखिएगा बच्चे, मानवीय क्रियाकलाप जैसे वनोन्मूलन। बच्चे, आपको वनोन्मूलन का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जंगलों की कटाई। उसके बाद अति पशुचारण, यानी जरूरत से ज्यादा पशुओं को अगर आप चारा चरवा रहे हैं। तो हमने देखा कि जंगलों की कटाई, अति पशुचारण, फिर निर्माण कार्य। याद रखिए, हम तरह तरह के निर्माण कार्य करते हैं, उससे भी परेशानी होती है। निर्माण कार्य और फिर खनन। क्या बच्चे? खनन। खनन से कहीं ना कहीं ये जो पर्यावरण का संतुलन है, यानी जो मृदा का संतुलन है, ये संतुलन क्या हो जाता है बच्चे? भंग हो जाता है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि मानवीय क्रियाकलापों से भी प्रकृति का संतुलन क्या होता है? भंग होता है। और कहीं ना कहीं मृदा का अपरदन तेज होता है, यानी मृदा का कटाव क्या होता है बच्चे? तेज होता है। पूरी बात आपको समझ में आ गई ना? तो बच्चे, हमने इस पॉइंट्स को ये सारा सीखा। अब याद रखिएगा कि ये तो चलिए मानवीय क्रियाकलाप है, लेकिन कुछ प्राकृतिक तत्व भी हैं जो भी मिट्टी का क्या करते हैं? अपरदन करते हैं, कटाव करते हैं। तो हमें देखना है कि प्राकृतिक तत्व में क्या, जैसे मान लीजिए ये मानवीय क्रियाकलाप है, तो अगर मैं प्राकृतिक तत्व की बात करूं, थोड़ा इस बात को भी सीख लेते हैं बच्चे। तो जैसे प्राकृतिक तत्वों में हमें देखना है, तो बच्चे याद रखिएगा कि प्रकृति में क्या है, देखते हैं तेज गति से पवन बहती है, तो पवन भी तो मिट्टी को काट कर उड़ा देती है। इसका मतलब है पवन भी मिट्टी का क्या करती है बच्चे? अपरदन करती है। उसी तरह बच्चे, बहता हुआ जो जल है, जैसे आप नदी के सेंस में लीजिए बच्चे, अगर नदी तेजी से बहेगी वो भी तो मिट्टी को काट कर बहाएगी। उसी तरह क्या होता है बच्चे? बड़े बड़े हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर बच्चे, यानी सरकता हुआ बर्फ, जब ये भी सड़केगा तो क्या करेगा कि बड़े पैमाने पर संतुलन भंग होगा। यानी यही चीज यहां भी होगी बच्चे, और अगर हम दोनों को मिलाकर देखेंगे तो बहुत तेजी से क्या होगा? मृदा का अपरदन होगा। अपरदन का मतलब क्या होगा बच्चे? कटाव। तो हम देख सकते हैं कि मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक दोनों मिलकर के संतुलन को भंग कर सकते हैं और मृदा अपरदन तेजी से होता है। लेकिन फिर भी प्राकृतिक कारकों की उतना नाम नहीं होता बच्चे जितना मानवीय कारक का होता है। याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि हम भूमि से अपनी आवश्यकता का 95% लेते हैं, और सबसे ज्यादा अगर मृदा संसाधन को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो वो किससे पहुंचता है बच्चे? वो पहुंचता है आपको मानव से। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए जरा हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। यहां तक मैं मिटा दूं आपको, ठीक है ना? बच्चे एक बात याद रखिएगा कि जो बहता हुआ जल होता है, बहता हुआ जल, तो बच्चे बहता हुआ जल का मतलब होता है नदी। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि बहता हुआ जल का मतलब क्या होता है बच्चे? नदी होता है। क्लियर है? तो आप जरा सोचिए कि अगर जल तेजी से बहेगा, कल्पना करते हैं बच्चे कि अगर मान लीजिए जल तेजी से बहेगा तो क्या मिट्टी को काटेगा? कल्पना करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि तो बहता जल है, बहता जल अगर तेजी से बहता है तो क्या करता है कि मृदा को काटकर, बहता जल मृदा को काटकर गहरी वाहिका बना देता है। क्या बना देता है बच्चे? वाहिका। वाहिका का मतलब होता है नली सी, नाला सा, आप जो भी कहते हैं, गहरी वाहिका बनाता है।
तो हमने देखा बच्चे कि जब तेजी से पानी बहेगा तो जाहिर है कि वो मिट्टी को काट करके क्या करेगा बच्चे, गहरा गहरा वाहिका बना देगा। वाहिका का मतलब होता है एक नली का सेंस होता है बच्चे, जैसे नाले वगैरह नहीं होते हैं, पानी बहता है तो काट देता है, तो गहरी गहरी क्या बनाते हैं बच्चे, वाहिका बनाता है। याद रखिएगा इन वाहिका को ही, जिसे हम अवनालिका कहते हैं, इस वाहिका को ही क्या कहते हैं बच्चे, अवनालिका। क्या कहते हैं, अवनालिका। तो हमने देखा कि जो बहता हुआ जल है जो तेजी से बहता है तो मिट्टी को काटकर गहरी गहरी वाहिकाएं बना देता है, नालियां बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवनालिका कहते हैं। और याद रखिएगा कि अगर अवनालिका बन जाएगी तो फिर ये जो जमीन है ये जोतने योग्य नहीं होता, मतलब कृषि के लिए नहीं होता। ऐसे सोचिए बच्चे, ये जोतने योग्य नहीं होता है। तो जरा सोचिए, जब ये जोतने योग्य है ही नहीं तो क्या हम कृषि का प्रयोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चे इस जमीन को उत्खात भूमि कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि इस जमीन को हम क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बच्चे चंबल नदी। क्या है, चंबल नदी। तो याद रखिएगा कि जब चंबल नदी बहती है तो वो भी क्या करती है, इसी तरीके से गहरी गहरी वाहिका बना लेती है। तो याद रखिएगा कि जो चंबल नदी की बेसिन है, चंबल नदी की बेसिन, बेसिन का मतलब होता है बच्चे घाटी, जहां नदी बहती है। तो चंबल नदी के बेसिन में चंबल नदी ने क्या किया है बच्चे, बड़े बड़े खड्ड बना दिए हैं, इसलिए हम इसे चंबल नदी की बेसिन में खड्ड भूमि भी कहते हैं। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि हम इसे चंबल नदी के बेसिन में क्या कह देते हैं, खड्ड भूमि कहते हैं, क्योंकि चंबल जब बहती है तो क्या करती है कि गड्ढे की तरह बनाने लगती है, तो हम इसे खड्ड भूमि भी कह देते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे यहाँ पर केयर कीजिएगा, कई बार क्या होता है कि जल पूरे विस्तृत क्षेत्र में बहती है। ऐसे सोचिएगा बच्चे कि जल क्या है, विस्तृत क्षेत्र को एकदम ढके हुए बहती है। तो अगर जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए बैठेगी, इसका मतलब वो नीचे की तरफ काटती ही जाएगी। क्लियर है बच्चे। तो क्या होगा कि जैसे वो नीचे की ओर बहेगी तो जो ऊपरी मृदा है वो घुलकर क्या होती है, बह जाती है, और इसी को हम चादरी अपरदन भी कहते हैं। तो हमने ये देखा कि विस्तृत क्षेत्र में, याद रखिएगा बच्चे कि विस्तृत क्षेत्र में नदी ऊपरी परत को बहा ले जाती है। ऊपरी परत को क्या करती है बच्चे, बहा ले जाती है। इस बात को याद रखिएगा कि ऊपरी परत को बहा ले जाती है, तो हम इसे कह देते हैं चादरी। क्या कह देते हैं बच्चे, चादरी अपरदन, या आप इसे भी चादरी अवनालिका अपरदन कह सकते हैं। तो हमने इसे क्या कह दिया बच्चे, चादरी अपरदन कहते हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर विस्तृत क्षेत्र में नदी बहेगी, यहाँ देख सकते हैं बच्चे बोर्ड पर कि अगर विस्तृत क्षेत्र में नदी बहेगी तो नदी का पानी क्या करेगा कि जब ऊपर बहेगा तो ऊपर की परत से मिट्टी को घोल करके क्या करेगा, हटाएगा, और पानी नीचे बैठने लगेगा। तो जो ऊपर की मिट्टी बहेगी वो पूरे चादर की तरह ऊपर से हट जाती है बच्चे। तो फिर हमने इसी का क्या नाम दे दिया, हमने इसका नाम दे दिया चादरी अपरदन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अच्छा बच्चे उसी तरह पवन भी अपना कार्य करती है। तो जब पवन अपना कार्य कर देती है बच्चे, तो अगर पवन द्वारा होता है तो फिर हम उसे भी क्या कहते हैं, पवन अपरदन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि पवन भी तेजी से बह रही है और ऊपर के धूल वगैरह को उड़ाकर अगर पवन बहा दे तो फिर हम उसे क्या कह देते हैं, हम उसे कहते हैं पवन अपरदन। क्लियर है। अच्छा बच्चे ये तो रही प्रकृति की बात, कुछ और बातें हमें समझना। याद रखिएगा कि कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। थोड़ा इस बात को भी समझिएगा सभी बच्चे कि कृषि के गलत तरीके से भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। पहले मैं इसे मिटा दूं, आप ये सीख चुके हैं, ठीक है। तो बच्चे हमें इस बात को याद रखना है कि कृषि के गलत तरीके से भी हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा, मृदा अपरदन। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। चलिए जरा इसको भी अच्छे से सीखते हैं। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। कृषि के गलत तरीके से मृदा अपरदन होता है। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर हम गलत तरीके से खेती करेंगे तो उससे भी क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। बच्चे लोग क्या करते हैं कि जब खेती करते हैं तो ढाल पर
ऊपर से नीचे हल चला देते हैं। क्या कर देते हैं? गलत तरीके से क्या करते हैं बच्चे? देखो, वो करते हैं कि ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाते हैं। तो बच्चे आप जरा सोचिए कि अगर आप ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाएंगे तो फिर क्या बन जाएगी? गहरी वाहिका बन जाती है, गहरी वाहिका बन जाती है। और फिर क्या करता है बच्चे कि जो जल है वो तेजी से मिट्टी को काट कर बहा देता है। समझ रहे बेटा? नीचे की ओर तो काट कर क्या कर देता है? बहा देता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप ये गलती करेंगे कि ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर अगर आप हल चलाते हैं तो गहरी वाहिका बन जाएगी। और अगर बच्चे गहरी वाहिका बन जाएगी तो जब बारिश का पानी होगा या जब आप खेत में पानी देंगे तो जल तेजी से नीचे की ओर बहेगी, और नीचे की ओर बहेगी तो क्या होगी बच्चे? मिट्टी को काट कर क्या कर देगी? बहा देगी। इसीलिए कभी भी ढाल पर या पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल पर देखा जाता है बच्चे, ऊपर से नीचे हल नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ठीक है, चलो ऊपर से नीचे हल नहीं चलाना चाहिए, तो आखिर हम किस तरीके से खेती करेंगे ताकि पता तो चले। तो याद रखिएगा बच्चे कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा के समानांतर हल चलाना चाहिए। याद रखेंगे, हम सभी को याद रखना है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा के समानांतर हल चलाना चाहिए। समानांतर क्या होना चाहिए बच्चे? हल चलाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि बच्चे ऐसे ढाल है और आप ऐसे हल चला देते हैं, ऐसे समानांतर, तो समानांतर जब हल चलाएंगे तो पानी की स्पीड उतनी तेज नहीं होगी। और जब बच्चे पानी की स्पीड ही तेज नहीं होगी तो क्या वो मिट्टी को काट पाएगी? नहीं काट पाएगी। तो हल चलाने से क्या चलाना चाहिए बच्चे? इससे क्या होता है कि पानी की गति कम हो जाती है। क्या होती है बच्चे? पानी की गति कम हो जाती है, इसीलिए मृदा अपरदन नहीं होता। देख रहे हैं बच्चे, कम हो गई और मृदा अपरदन नहीं होता। तो याद रखिएगा कि इस प्रक्रिया को भी हम क्या कह देते हैं? हम इसे समोच्च कृषि कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? समोच्च कृषि या समोच्च जुताई। तो याद रखिएगा कि हम इसे ही समोच्च जुताई भी कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो यही क्या है? समोच्च जुताई। तो देख सकते हैं कि समोच्च जुताई से हमें कितना फायदा है बच्चे कि इससे मिट्टी का अपरदन भी नहीं होता और चीजें जो है हमारे पास सही से आ जाती हैं। यहां तक पूरी बात क्लियर है? ओके बच्चे, एक बात क्लियर कीजिएगा कि ढाल वाली भूमि पर पहले क्या करते हैं? सोपान भी बनाया जाता है। सोपान मतलब बच्चे सीढ़ी की तरह। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि ढाल वाली भूमि पर फिर क्या बनाया जाता है? सोपान। तब हम अपने आप चीजों को समझ जाएंगे। पूरी बात क्लियर है बच्चे? ठीक है, एक ये प्रक्रिया तो है ही, दूसरी प्रक्रिया मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चे। याद रखिएगा कि ढाल वाली भूमि पर सोपान। सोपान का मतलब बच्चे आप सीढ़ी के सेंस में लो, सोपान बनाया जाता है। जैसे नहीं पहाड़ों पे हम कहते हैं बच्चे कि ये सीढ़ी नुमा खेती है, तो ढाल वाली भूमि पे क्या बनाया जाता है बच्चे? सोपान बनाया जाता है। और जब सोपान बन जाती है तो उससे भी क्या होता है? अपरदन नियंत्रित करती है। क्यों? क्योंकि सीढ़ी बनने से पानी जब गिरेगा तो उसकी स्पीड रुकती जाएगी, और अगर स्पीड रुकती जाएगी बच्चे तो मिट्टी का कटाव भी अपने आप क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है? तो बच्चे आप देख सकते हैं कि पश्चिमी और मध्य हिमालय क्षेत्र पर ये आपको ज़्यादा दिखेगा। इस बात को याद रखिएगा कि पश्चिमी एवं मध्य हिमालय के क्षेत्र पर आप इन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, तभी यहाँ पर अच्छा फसल का भी उत्पादन होता है। तो हमने देखा कि पश्चिमी एवं मध्य हिमालय क्षेत्र पर यह चीज़ होती है। अच्छा बच्चे याद रखिएगा कि जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनको क्या करते हैं? हम पट्टियों में भी बांटा जा सकता है। क्लियर है? इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि पहले मैं मिटा दूं, ये सीख चुके हैं आप लोग? ठीक है। तो बच्चे जो बड़े बड़े खेत हैं उसको हम फिर किस में बांट देंगे बच्चे? पट्टियों में। तो जब वो पट्टियों में बांट देंगे तो जो पट्टी है बच्चे वो भी क्या करती है कि आपको अपरदन में सहायता कर रोक लगाती है ताकि मिट्टी कटाव ना हो पाए। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है, चलिए
हम आगे देखते हैं। याद रखिएगा कि बड़े बड़े खेतों में हम क्या बनाते हैं, पट्टी बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चे, बड़े बड़े खेतों में पट्टी बनाई जाती है। इसका मतलब बच्चे हमने खेतों को किस में बांट दिया, पट्टी में बांट दिया। अब पट्टी में बांट देने से क्या होता है बच्चे कि कहीं ना कहीं एक खेती में क्या आ जाती है, वैज्ञानिकता आ जाती है। तो हमने देखा कि बड़े बड़े खेतों में हमने क्या बनाया, पट्टी बना दिया। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि जब पट्टी बनाई जाती है तो फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती है। इस बात को भी याद रखिएगा कि फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। तो हमने ये देखा कि फसलों के बीच हम किसकी पट्टी उगा देते हैं, घास की पट्टियां उगाई जाती है। तो बच्चे जब घास की पट्टियां बन जाती है तो फिर ये पट्टियां भी क्या करती है, अपरदन को रोकती है, क्योंकि जब पवन की स्पीड होती है उसको क्या होती है, कमजोर कर देती है। याद रखिएगा कि पवन की गति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। पवन की गति कमजोर हो जाती है, देख रहे हैं, और हो जाती है बस अपरदन रुक जाता है। और याद रखिएगा बच्चे, इसे भी कहा गया है पट्टी कृषि। याद रखेंगे, इसका क्या नाम हो गया बच्चे, फिर पट्टी कृषि कहते हैं। तो अब देख सकते हैं कि इस तरह हमें क्या पता चला, पट्टी कृषि। तो हमने देखा कि किस तरीके से पट्टी कृषि करते हैं। अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे कि हम पेड़ों की कतार भी लगा लेते हैं ना। पेड़ों की कतार मतलब लाइन, पेड़ों की कतार लगाकर रक्षक मेखला बना देते हैं बच्चे। रक्षक मेखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, रक्षक मेखला बनाते हैं। और ये रक्षक मेखला भी क्या करती है, अपरदन को रोक देती है, क्योंकि पवन की गति धीमी हो जाती है तो अपरदन रुक गया। और याद रखिएगा बच्चे कि पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण भी कर देती है ये चीज। तो याद रखिएगा कि पश्चिम भारत में रेत के टीलों का स्थायीकरण कर देती है। क्यों, क्योंकि जब पवन की गति कमजोर हो जाएगी तो पवन जो है धूल को या रेत को नहीं बहा पाता। तो इससे क्या होता है बच्चे कि रेगिस्तान का भी विस्तार रुकता है, रेत के टीलों का भी विस्तार रुकता है, और कहीं ना कहीं मृदा का अपरदन भी रुक जाता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।